सबसे ज्यादा मुसीबत में बेचारे, ओके बिल्कुल, सबसे ज्यादा मुसीबत में सादाबाद रहता है। सादाबाद क्यों हो जाता है? कभी वीडियो ब्लिंक करने लगेगी, कभी साउंड ब्लिंक हो जाता है, और ये बेचारे आधे घंटे तो इसी में लगे रहते हैं कि गई आवाज, आई आवाज, अच्छी आई आवाज, बुरी गई, मीन्स पूरी तरीके से इन्होंने वो संभाल रखा है ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, वो क्या बोलते थे पहले ऑल इंडिया रेडियो में कि विज्ञापन प्रसारण सेवा का विविध भारती केंद्र है, तो ये बेचारा तो विविध भारती हो लिया। ठीक है, पॉलिटी में कल आपने सीक्वेंस कहां तक कर रखा था? सही कह रहा हूं ना? वैसे संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी चलते रहो। कल आर्टिकल में जितनी चीजें आपने ये देख लिया था कि बैठक का कोरम क्या होना चाहिए, सदन की कार्यवाही कितने तक होनी चाहिए, सदस्य संख्या बैठक के कोरम में कैसे हो, लोकसभा अध्यक्ष क्या कार्य कर रहा हो, किस आर्टिकल के अंतर्गत आ रहा होगा, संयुक्त अधिवेशन भी आपने सदन का डिस्कस किया था। और संयुक्त अधिवेशन या जो ज्वाइंट सेशन आपको दिखाई दे रहा था, मैंने बताया था हमेशा सिंपल बिल या साधारण विधेयक के संबंध में ही होगा। कंफर्म? तो उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आपको कुछ पॉइंट्स और दिखाई देंगे। आप कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं पूछेगा। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल का मतलब, सरकार पूरे साल पैसे को टैक्स के माध्यम से कलेक्ट करती है या नहीं? जब पैसे को टैक्स के माध्यम से कलेक्ट कर लिया तो कहीं तो रखेगी। ठीक, आरबीआई में रखे जा रहे होते हैं और भारत सरकार की संचित निधि उसे बोला जाता है। तो ये जो भारत सरकार में जहां संचित किया जा रहा है पैसा, तो इस संचित निधि की व्यवस्था कहां की गई है? आर्टिकल नंबर 266। कंफर्म? लेकिन पूछा जाए भारत सरकार ने पैसे कलेक्ट कैसे किए, तो आपको बताना है टैक्स से। कंफर्म? तो टैक्स कहां लगा होगा? हमेशा टैक्स संसद में बन रहा होता है। कंफर्म? सरकार मनमाने तरीके से आपसे 1 रुपए नहीं वसूल सकती। अगर उसे 1 रुपए वसूलना है तो संसद में पहले प्रस्ताव लाएगी, प्रस्ताव या प्रपोजल लाएगी। जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो विधेयक बनेगा, विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति दे देगा तो अधिनियम बनेगा। उसके बाद सरकार आपसे कहेगी अब 1 रुपए दो। कंफर्म? और इस बात की व्यवस्था आर्टिकल नंबर 265 में की गई है। तो नेक्स्ट में लिखना आर्टिकल नंबर 265, अनुच्छेद नंबर 265। अब आपसे यह पूछ दे कि जो इस समय भारत में जीएसटी लागू किया गया है, किस अनुच्छेद की सहायता से? अनुच्छेद 265। अगर सरकार को 1 रुपए भी लेने हैं टैक्स के, तो आर्टिकल नंबर 265 की सहायता से लेगी, क्योंकि यहां स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि सरकार बिना विधिक कानून के 1 रुपए का भी कर किसी व्यक्ति पर इंपोज नहीं कर सकती। तो आर्टिकल नंबर 265 में लिखना, सरकार बिना विधिक प्रक्रिया के ना तो कर लगा सकती है, मिस गवर्नमेंट कांट बी इम्पोज एनी टैक्स विदाउट एनी लीगल प्रोसेस। सरकार बिना विधिक प्रक्रिया के ना तो कर लगा सकती है और ना ही वसूल सकती है। सरकार को यदि टैक्स इंपोज करना है और टैक्स कलेक्ट करना है तो पहले आर्टिकल नंबर 265 की सहायता से कानून बना ले सदन में। कंफर्म? इसीलिए जीएसटी पे कानून कहां बना था? संसद में बना रहा होगा। जब संसद से परमिशन मिल गई तो जाकर भारत में जीएसटी लागू हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस आर्टिकल की सहायता से? आर्टिकल नंबर 265 में। पूछा जाए जीएसटी किस अनुसूची का विषय है, तो मैंने आपको शुरू में शेड्यूल पढ़ाए थे, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची। जब 7वीं अनुसूची में गए थे तो देखना वहां केंद्र सूची के विषय थे, राज्य सूची के विषय थे, समवर्ती सूची के विषय थे। तो केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को था। कंफर्म? तो जो टैक्स या कर है यह 7वीं अनुसूची का विषय हो सकता है। कंफर्म? तो यहीं पर हम क्या लिख लेंगे? कर या टैक्स,
और जबकि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, जीएसटी, तो ये जीएसटी एक टैक्स ही तो है। कंफर्म। पूछे किस अनुसूची का विषय है तो क्या लिखेंगे, 7वीं अनुसूची का विषय। सभी हैं लेकिन ये भी तो वहीं रखा हुआ है या नहीं। अब आपको ऑप्शन में दे देता कि जीएसटी पहली मान लो दे दे 5वीं अनुसूची का विषय है, 6वीं, 7वीं या 8वीं। अब एक सेलेक्ट करना है या नहीं, तो उसमें हम कौन सी करेंगे, 7वीं अनुसूची का विषय है। जीएसटी 7th शेड्यूल या 7वीं अनुसूची। सादाबाद गुड नून। आज आप लोग को लगता है गुड आफ्टरनून कहना भूल गया था। यहां तो क्लास मॉर्निंग से रहती है तो इन स्टूडेंट से मुलाकात हो रही होती है। ठीक है, कंफर्म हो यहां तक। ठीक, नेक्स्ट में चलेंगे आर्टिकल नंबर 266। ये इंक छुड़ाना भी बड़ी भारी समस्या हो रही होती है। पता ही है क्यों होगी। जाओगे तो पहले तो सुबह से शाम लेक्चर लेकर खाली, और उस पर अगर कोई ये कह दे कि कपड़े धुल लो तो मुसीबत ही है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 266 की बात देखें, अनुच्छेद नंबर, तो यहां पर संचित निधि रखी गई है। संचित का मतलब जो फंड कलेक्ट किए जाएंगे वहां पैसे होंगे या नहीं, तो यहां पर दोनों संचित निधि रखी हुई हैं। संघ की संचित निधि भी है और राज्य की भी संचित निधि। जितने टैक्स से पैसा कलेक्ट होगा सब आर्टिकल नंबर 266 की सहायता से संचित निधि में जाएगा। तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, संघ की संचित निधि। या संघ का जो पब्लिक अकाउंट दिखाई दे रहा होगा संचित निधि, यह किस अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, अनुच्छेद नंबर 266। डायरेक्ट क्वेश्चन बस यही पूछता है कि संघ की संचित निधि किस अनुच्छेद में रखी हुई है, तो 266। मैंने आपसे बताया राज्य की भी संचित निधि यही होगी या नहीं, राज्य की संचित निधि। कुछ क्वेश्चन आपको डिफ्लेक्ट करने के लिए पूछ देता है। कहता है राष्ट्रपति का वेतन किस पर भारित होगा, मींस कहां से लिया जाएगा, संघ की संचित निधि से या राज्य की संचित निधि से। संघ से होगा या नहीं, मींस राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, अन्य न्यायाधीशों के वेतन, कन्फर्म, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सब के जो वेतन दिखाई दे रहे होंगे सब कहां जा रहे हैं, संघ की संचित निधि पर। लेकिन राज्यपाल का वेतन, मुख्यमंत्री का वेतन, अन्य मंत्रियों के वेतन जितने दिखाई देंगे वो कहां दिखाई देंगे, ठीक, हाई कोर्ट के जितने जज हैं उनका वेतन नहीं, यहां लेकर आ जाना। सिर्फ एक डिफ्लेक्शन जो आपको कर सकता है, अगर पूछे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कहां से दिया जाता है तो जवाब क्या देंगे, संघ की संचित निधि से, कहीं पर मेंशन कर लेना। बाकी सारे तो आप निकाल लोगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी दिखाई दे रहे होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसदों का वेतन, चाहे बाकी जितने दिखाई दे रहे हैं सब संघ की संचित निधि पर। सिर्फ हाई कोर्ट के जज को यहां शामिल कर लेना, क्योंकि आपके दिमाग में क्या जाएगा कि हाई कोर्ट के जज को वेतन यहां से दे दें, लेकिन दोगे कहां से, संघ की संचित निधि से। अधीनस्थ न्यायालय या जो लोअर कोर्ट है उनको तो राज्य की संचित निधि से दो। नेक्स्ट में आर्टिकल नंबर 267, यहां पर सिर्फ वन लाइनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, उसी अकॉर्डिंग करते चलेंगे। नेक्स्ट 267 नजर आया, ठीक। सरकार को संचित निधि से पैसा निकालने के लिए पूरी एक प्रक्रिया चलानी पड़ती है, यूं पैसा नहीं निकाल सकती। अब सरकार को संचित निधि से पैसा निकालना है तो पूरा एक संसद के सामने प्रस्ताव रखे कि देखो इस काम में इतने रुपए की जरूरत है। पूछा गया क्यों, तो बताया गया कि युद्ध होने की संभावना है और हो सकता है युद्ध नहीं, मुझे रक्षा तैयारियां पूरी करनी है, तो रक्षा तैयारी के नाम पर 2 लाख करोड़ चाहिए। तो संसद से परमिशन लोगे या नहीं, संसद ने परमिशन दी और इस काम को करने में 5 महीने लग गए। देश को अचानक पैसे की जरूरत है, हो सकता है आप शाम को आराम करने गए और अगले दिन पता चला कि देश के इस हिस्से में बाढ़ आ गई या इस हिस्से में भूकंप आ गया, आकस्मिक चीज हुई है या नहीं, इमरजेंसी।
तो क्या संसद में जाके परमिशन ले कि वहां बाढ़ आ गई है, वहां पैसे भेजने हैं, राहत कार्य तुरंत शुरू करने होंगे या नहीं? तो एक निधि बनाई जाएगी, आकस्मिकता निधि। तो रेगुलर क्वेश्चन पूछता है आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 267। यदि कोई आपदा आकस्मिक रूप से आ जाती है तो सरकार तुरंत इसमें से पैसे निकालकर खर्च कर देगी। खर्च करने के बाद एक खास काम करना होगा, फिर संचित निधि से उतना पैसा निकालकर यहां रख दो, क्योंकि आप अपने घर में कुछ इमरजेंसी के लिए पैसा रखते हो या नहीं? आपको लगा कि मैंने इमरजेंसी के लिए 1,50,000 या 10,000 रख रखा है, अब किसी वजह से रात को अचानक मुसीबत आ गई और आपने यहां से 50,000 खर्च कर दिए, फिर आप कोशिश करोगे ना कि ये 50,000 जमा कर दूं, क्योंकि ये किसी भी बुरे समय में काम आ सकते हैं। तो आकस्मिकता निधि के पैसे भी बुरे समय में काम आ सकते हैं या नहीं? तो जितने पैसे यहां से निकालकर सरकार खर्च करेगी, उन पैसों को फिर संचित निधि से निकालकर लाकर आकस्मिकता निधि में जमा कर दिया जाएगा। क्लियर सी बात समझ में आई? तो नेक्स्ट में लिखना आकस्मिकता निधि, यह इमरजेंसी अकाउंट दिखाई देगा, आकस्मिकता निधि या इमरजेंसी फंड। आकस्मिकता निधि या इमरजेंसी फंड, आर्टिकल नंबर 267। आकस्मिकता निधि केंद्र में या संघ में तो राष्ट्रपति के अधीन होगी, जबकि राज्य में राज्यपाल के अधीन होगी। कंफर्म? तो यहां लिख लेना संघ में राष्ट्रपति के अधीन, राज्य में राज्यपाल के अधीन। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई आकस्मिक जरूरत होगी, तो जरूरत है कि आप इसे लाइन में लिखें कि सरकार को आकस्मिक किसी आपदा में जब रुपए की जरूरत हो तो आकस्मिकता निधि से निकालती है। जितने निकाल रखे हैं फिर कहां से डालेगी? संचित निधि से। इसे लिखने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट में आर्टिकल नंबर 267 के बाद चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा अनुच्छेद नंबर 280, वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और रेगुलर पूछ रहा होगा। आर्टिकल नंबर 280, अनुच्छेद नंबर 280। हां बोलो, सादा बात। आर्टिकल नंबर 279 में क्या होता है? ना, वी हैव टू नॉट नीड ऑफ सो। इन्हें इन बातों को एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से निकाला जाए, कहां से पैसे लाकर सबमिट करें। जो मेन आपके आर्टिकल्स हैं, अब यहां मैंने आपसे बताया था भाग 4 के बाद हम सेलेक्टिव रहेंगे, सिर्फ सेलेक्टिव आर्टिकल्स, क्योंकि पूरे आर्टिकल्स 465 हैं। इन चीजों के बारे में जब एक्सप्लेन कर रहा था तो उनके साथ वाले जो आर्टिकल्स होते हैं बताता है कैसे पैसे निकाले जाएं, कहां से डाले जाएं, बस ये कॉलम कर रहा होता है। तो 267, हाँ सारे आर्टिकल चाहिए तो एक खास काम कर लेना, एक बुक आती है बेयर एक्ट, बुक का नाम क्या बताया? सादा बात, एक बुक आती है बेयर एक्ट, राइट। हर आर्टिकल को जितने तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है उतने तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है पूरे आर्टिकल वाइज कि एक भी आर्टिकल ना छूटे, तो उसके लिए बेयर एक्ट है। हमेशा बाईलिंगुअल आती है, एक भाषा में कभी नहीं आएगी। जब पेज ओपन करोगे तो इस तरफ हिंदी में लिखा होगा और उसी बात को इस तरफ इंग्लिश में ट्रांसलेट रखता है। तो हमेशा बेयर एक्ट आपको बाईलिंगुअल मिलेगी। मोस्टली जो जज बनने की तैयारी कर रहे होते हैं या यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्होंने बेयर एक्ट को अपने पास रखा होता है कि अगर वो पढ़ रहे हैं और अचानक कोई आर्टिकल फंस गया तो किसी बुक में वो आर्टिकल नहीं मिल रहा होता, ना तो आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा, ना सुभाष कश्यप में मिलेगा, ना डीडी बसु में मिलेगा। तो रियली फिर ये मिले कहां? आपको बेयर एक्ट में मिलेगा। अगर आप कोई चार्ट खरीद कर लाए हो, चार्ट आपने 10 रुपए का ले रखा और सामने लगा रखा है, नो डाउट उसमें 395 अनुच्छेदों के साथ उप अनुच्छेद होंगे, लेकिन एक्सप्लेन में नहीं होंगे। यहां पर उन अनुच्छेदों को एक्सप्लेन वे में 1 by 1 पॉइंट लिख रखा होगा। तो अगर आर्टिकल पर इंटरेस्टेड भी होना तो बेयर एक्ट एक बार जरूर ले लेना। आर्टिकल नंबर 280 में लिख लेना वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन।
आयोग या फाइनेंस कमीशन। हर बार एक बात सुनते हो कि इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इतने रुपए दे दिए, ठीक, गुजरात सरकार को इतने रुपए दे दिए या बिहार को इतना पैकेज दिया। ये किसने बताया था कि इतना दे दो? इसी वित्त आयोग ने बताया होगा कि सरकार जो आपने जो टैक्स कलेक्ट कर रखा है, किस राज्य को कितनी हिस्सेदारी दी जाए, टैक्स कैसे कलेक्ट किए जाए, किन किन टैक्सों में कमी कर दी जाए, ये सारा सजेशन कौन दे रहा होगा? वित्त आयोग दे रहा होगा। और वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कंफर्म, हटाया नहीं जा सकता। तो आर्टिकल नंबर 280 में लिखा हुआ था कि संविधान के प्रारंभ पर तथा प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा। मींस जिस दिन संविधान प्रारंभ हुआ तो वित्त आयोग का गठन कर दो, 5 साल तक चला, उसके बाद प्रत्येक 5 साल पर आप एक वित्त आयोग का गठन करोगे। और गठन करने का अधिकार किसे दिया गया? राष्ट्रपति को। कंफर्म, लाइन में लिखना, संविधान के प्रारंभ पर तथा प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग में अगर देखा जाए तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 4 सपोर्टिव सदस्य होंगे। कंफर्म, 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त हुआ है तो 15वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंस होंगे क्योंकि 15वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 15 महीने पहले किया गया है, वर्ष 2017 में। तो पूछेगा कि इस समय वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है या अध्यक्ष कौन होगा, तो ठीक। और दूसरा आपसे यह पूछ सकता है कि जो 14वां वित्त आयोग अभी समाप्त हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके जो अध्यक्ष आपको दिखाई दे रहे थे वो दिखाई दे रहे थे YV रेड्डी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। और इस समय कौन है देख लेना, समथिंग कोई KN सिंह तो या समथिंग नहीं है, NK सिंह, मैं KN कह रहा था, वो NK है, ठीक है, ठीक। तो इस समय अगर देखा जाए तो कौन सा वित्त आयोग भारत में कार्यरत हो गया? 15वां वित्त आयोग वर्ष 2017 में गठन किया गया। अध्यक्ष जो दिखाई देंगे इसके NK सिंह है या KN सिंह? NK, बात फिर देखो मैंने KN कर दिया, लो NK सिंह। ये 15वां था, क्योंकि 14वां समाप्त हुआ है तो इनका नाम जरूर याद रखना। 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष आपको दिखाई देंगे YV रेड्डी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, जबकि NK सिंह एक ब्यूरोक्रेट IAS ऑफिसर हैं। NK सिंह एक ब्यूरोक्रेट या IAS ऑफिसर हैं, जबकि ये रेड्डी आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। कार्यकाल इनका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष के लिए गठन किया गया है या नहीं, तो जाहिर सी बात है कार्यकाल भी 5 वर्ष। कार्य क्या था इसका? सरकार को यह बताना कि जो सरकार के पास टैक्स आया है इसमें राज्यों का हिस्सा कितना होगा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि राज्यों का हिस्सा कर में कौन तय करता है, तो वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन, ठीक। नेक्स्ट में लिख लेना, कर में या टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी
तय करना। हो गया। नेक्स्ट एक पद देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद होगा। यह पद नहीं, क्या था, एक संस्था। जहां भी आयोग शब्द आ जाए, दो शब्द रेगुलर सुनते हो, एक शब्द तो सुनते होगे समिति और एक शब्द सुनते हो आयोग। देखना इन दोनों शब्दों का मतलब क्या हो। जहां भी आयोग देखना और जहां भी समिति देखना। देखना आयोग का गठन जब देश के केस में बात करें तो राष्ट्रपति कर रहा होगा, और राज्य के केस में बात करें तो यह इसका प्राइम अंतर है आयोग में। अगर समिति की बात करूं तो समिति का गठन देश के केस में तो संसद में हो। क्लियर सी बात समझ में आई। संसद के द्वारा एक समिति गठन कर दी गई, और राज्य में यह समिति किसके द्वारा गठन हो जाए, विधानमंडल। जब विधानमंडल गठन करेगी तो समिति होगी, कंफर्म। और जब राज्यपाल या प्रेसिडेंट गठन करें तो क्या होगा, आयोग होगा, कमीशन। इसलिए जहां कमीशन शब्द आ जाए और समिति शब्द आ जाए, दोनों का अंतर तुरंत समझ लेना कि ये अपनी रिपोर्ट किसे पेश करेंगे। अब एक खास बात देखो, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे पेश करेगा, कंफर्म। और राज्य के केस में जो आयोग था अपनी रिपोर्ट किसे पेश करेगा। लेकिन कमेटी या जो समिति दिखाई देती है अपनी रिपोर्ट किसे पेश करेगी, संसद को। और राज्य के केस में किसे पेश करेगी, ठीक, समिति राष्ट्रपति को कभी अपनी रिपोर्ट पेश करने नहीं जाएगी, क्योंकि जहां बनाई गई है रिपोर्ट भी वहीं सबमिट कर रही होगी। तो समिति और आयोग जहां ये शब्द दिखाई दें तो तुरंत समझ लेना कि इनका निर्माण कहां हुआ है और ये रिपोर्ट कहां पर पेश कर रही होंगी। नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको भारत में पद दिखाई देगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 148 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रेगुलर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा होता है। तो नेक्स्ट में लिखना अनुच्छेद नंबर 148। अनुच्छेद नंबर 148। इस समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, राइट। अनुच्छेद नंबर 148 लिख लेना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ब्रैकेट में लिख लेना कैग, क्योंकि बार बार न्यूज़पेपर में इसी शब्द का इस्तेमाल करेगा कि कैग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में रखा हुआ है तो आर्टिकल नंबर 148। लेकिन आपसे यह पूछ सकता है कि यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद भारत में पहली बार कब बनाया गया। तो वर्ष 1919 में। देश तब स्वतंत्र तो नहीं दिखाई देता। वर्ष 1919 में ब्रिटेन से एक कानून बनकर आ रहा होता है सुधार के नाम से, कि भारत में कुछ सुधार लागू किए जाएं, और उस कानून का नाम होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का सुधार, ठीक। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में इस पद की व्यवस्था की गई थी, कंफर्म। तो पहली बार भारत को कैग जैसी कोई चीज मिल रही होगी, और इस बात की व्यवस्था 1919 में तो कर दी गई, लेकिन वर्ष 1935 में इसके अधिकारों को बढ़ा दिया गया, कंफर्म। अधिकार बढ़ा दिए गए। इसका काम क्या था, अकाउंट भी करना और ऑडिट भी करना। इसका मतलब जो गड़बड़ी होने की संभावना पूरी थी, अब आपको ही बना दिया जाए, पैसे आपने ही खर्च किए हैं और आपको ही चढ़ाने हैं कि इतने खर्च हुए, फिर आपको ही वेरीफाइड करना है कि यह खाता सही है। गड़बड़ी करोगे या नहीं करोगे। 2 रुपए की चीज 2.50 चढ़ाते चले गए, एक सामान लाए थे उसे 2 बार दिखा दिया। अब कोई चूक गया, आई थी 10 साबुन बना दी 12, कहोगे याद करो 2 और लेकर आया था, अगला क्या याद कर ले। और यहां पर जांच करके कह दोगे जांच सही पाई गई।
यही बनाए और यही जांच करे, गड़बड़ी होने की संभावना है या नहीं। और यह गड़बड़ी 1952 में हो गई इलाहाबाद में। इलाहाबाद में महालेखा परीक्षाकार जो था उसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने ऑडिट में गड़बड़ी कर रखी थी। खर्च को उसने सही और जायज साबित कर दिया। भारत सरकार कॉन्शियस हो चुकी थी कि इससे कुछ चीजें तो छीन लो, सिर्फ ऑडिट का काम दो, मैं सिर्फ लेखाओं की जांच करे, अकाउंटिंग का काम इसे मत दो। कंफर्म। अब इससे अकाउंटिंग का काम छीनकर सिर्फ ऑडिट का काम दे दिया गया और यह काम किया गया 1967 में। 1967 से यह सिर्फ ऑडिटिंग का काम करता है, मींस लेखाओं की जांच करना। अब लेखाओं की जांच कैसे करे? सरकार ने ले तो लिए 24 लाख करोड़ रुपए और कहे हमें खर्च करना है देश के विकास में, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहेगा बिल्कुल आप खर्च कर सकते हो, यह आपका अधिकार है। फिर यह भी चेक करेगा कि इससे खर्च तो करोगे ही करोगे, साल भर में पैसा इकट्ठा भी करोगे या नहीं करोगे। अगर इस साल पैसे नहीं कमाओगे तो अगले साल कैसे खर्च करोगे, इस बात पर भी बारीक नजर रखेगा। अब सरकार ने यह दिखा दिया कि देखो 70,000 करोड़ लग गए कॉमनवेल्थ गेम कराने में। पूछेगा कैसे लग गए, जरा सारी ऑडिट भेज देना मेरे पास, चेक कर लूं। दिल्ली सरकार ने भेज दी सारी ऑडिट। जब भेज दी तो एक लाइट जो स्ट्रीट लैंप लगी थी 10,000 रुपए की, उसने कहा यह तो आपने कमाल कर दिया, 2,000 रुपए की लाइट 10,000 में लगवा दी। फिर दूसरी गड़बड़ी पकड़ता है, एक एक गमला 5-5 हजार रुपए में। इसने पूछा कौन सा गमला खरीद लाए, ये गमले तो मुझे 500 रुपए के दिखाई दे रहे हैं। गड़बड़ी पकड़नी शुरू कर दी या नहीं? ऑडिट करने के बाद इसने बताया कि भारत में कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया। ठीक, कुछ बातें और बताएगा, कहेगा भारत में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया। सरकार से पूछा ट्रांसपोंडर बेच दिए, कहे हाँ बेच दिए। कहे कितने पैसे मिले, कहे सारा खाता देता हूं, ये लो चेक कर लो। जैसे सरकार ने खाता चेक किया, सरकार का खाता इसने, तो इसने कहा इस ट्रांसपोंडर की कीमत तो 1,76,000 करोड़ रुपए थी और इस 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान आपने कैसे कर दिया। जो ट्रांसपोंडर 10,000 करोड़ में बिकना चाहिए था आपने 100 करोड़ में बेच रखा है। कहा सारी गड़बड़ी है 2G स्कैम। देखो 2G स्कैम भी इसने पकड़ लिया या नहीं, कॉमनवेल्थ घोटाला भी इसने पकड़ लिया या नहीं। कहेगा कोल घोटाला या कोलगेट घोटाला 70,000 करोड़ रुपए, कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी। जैसे इसने घोटाला पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द कर दिया क्योंकि जनता के पैसे का संरक्षक है। सरकार गलत तरीके से जनता के पैसे को खर्च न कर पाए तो नजर रखना काम किसका होगा? कैग का। और पूछा जाए कि कैग अपनी रिपोर्ट किसे पेश करता है, तो हमेशा याद रखना बजट पेश होने से पहले, जब बजट की प्रक्रिया चलेगी तो कैग अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगा, किसी व्यक्ति को पेश नहीं करेगा। कैग अपनी रिपोर्ट कहां पेश करेगा? संसद में। तो 1 बाय 1 लाइन चलें। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से आप चलना शुरू करोगे, फर्स्ट लाइन लिखना। कोई कैग का ऑफिसर जाता है, क्या कैग का? अपना ये कोई संसद में कोई कैग का ऑफिसर जाता है अपना लेखा जोखा बताने। और क्या, अपने मुख्यालय से फेंकेगा थोड़ी फाइलों को, बिल्कुल लेकर जाएगा, सौंपेगा। सौंपने के बाद ऑफिशियली डिक्लेरेशन लेगा, सिग्नेचर लेगा। सरकारी कार्यवाही है जनाब। अगर आप किसी को जाकर डॉक्यूमेंट सौंप रहे हो तो उससे रिसीविंग लोगे या नहीं लोगे? अगर आपने रिसीविंग नहीं ली तो कहेगा मुझे तो आई ही नहीं रिपोर्ट। हाँ, इधर जितनी सरकारी कार्यवाही हैं बिना रिसीविंग के कंप्लीट होंगी ही नहीं। ये कभी गलती मत करना कि मैं गया डीएम साहब के पास तो अब डीएम साहब से कैसे कह दूं कि सिग्नेचर कर दो। करवा लो वरना नौकरी जाएगी। डीएम साहब की कुछ नहीं जानी, क्योंकि आपने रिसीविंग दे दी। अब डीएम ने कार्यवाही नहीं की तो दोषी ये है, आपने रिसीविंग ही नहीं करवा रखी। तो डीएम तो सीधे कह देगा मेरे पास इस प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। अगर आपने रिसीविंग करवा रखी इसका मतलब आप मुक्त हो। इधर सारा ब्लेम किसके ऊपर जाएगा? आपके पास कि देखो इस एक कर्मचारी को, इसके पास 2 साल से ये केस पड़ा था, अरे आपको उस केस से क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था। रिसीविंग हमेशा जरूरी होगी। तो जो भी ऑफिसर जाएगा रिसीविंग लेगा और यहां पर जाके सभी डॉक्यूमेंट्स को पेश करेगा। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में स्टार्ट करना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। महालेखा परीक्षक मीन्स ऑडिट जनरल, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत सचिव के द्वारा की गई। मीन्स पहले जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होगा, भारत सचिव महालेखाकार की नियुक्ति कर रहा होता था। वर्तमान समय में कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करेगा। कंफर्म। नेक्स्ट में देखें वर्ष 1935 में ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का मतलब राजा भी हो सकता है, रानी भी हो सकती है ब्रिटेन की। कंफर्म। क्राउन का मतलब ताज, जिसके सर पर ताज होगा वही राजा होगा, वहां का प्रमुख होगा। तो हमेशा ब्रिटिश क्राउन शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई बार वहां का चीफ एक राजा हो जाता था, कई बार हो सकता है महारानी होती थी, इसलिए शब्द क्या इस्तेमाल करोगे? ब्रिटिश क्राउन। वर्ष 1935 में ब्रिटिश क्राउन ने इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया। इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट में 1952 में महालेखाकार इलाहाबाद, 1952 में महालेखाकार इलाहाबाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो पृष्ठभूमि यही तय हो गई थी कि इसके अधिकार कम किए जाएं। कंफर्म, क्योंकि खुद पैसे चढ़ाता है और खुद ऑडिट कर देता है कि सारा खर्च सही है। नेक्स्ट 1967 वर्ष 1967 से 1952 एक बार दोबारा बता दीजिए सर। 1952 में महालेखाकार जो इलाहाबाद में बैठा हुआ था, इसने धांधली कर दी थी। धांधली इसलिए कर दी थी, अब पैसे का खर्च है, इसने बता दिया कि देखो 2 रुपए यहां खर्च हुए, 5 रुपए यहां और 10 रुपए यहां खर्च हुए। बाद में इसे ही वेरीफाइड करना था कि देख लो सही है या गलत। इसने कह दिया सही है, सही है, सही है। तो यह कह दिया गया कि इसे सिर्फ ये काम दे दो जांच करने का, क्योंकि दोनों काम दे दोगे तो गड़बड़ी करेगा ही करेगा। तो ये वाला काम इससे छीन लिया जाए, अकाउंटिंग का काम छीन लेंगे इससे। 1967 में सिर्फ काम क्या करेगा? ऑडिटिंग का, खाताओं की जांच करेगा, लेकिन अकाउंटिंग का काम या लेखा का काम नहीं करेगा। कंफर्म। तो नेक्स्ट में लिखना 1967 से अकाउंटिंग या लेखा का कार्य समाप्त, तथा इसे सिर्फ ऑडिटिंग मीन्स खाते की जांच करना, सिर्फ ऑडिटिंग करने का कार्य दिया गया। कंफर्म। अब जरा एक खास बात देखो, शब्द क्या लिखा था? नियंत्रक। ठीक। दूसरा क्या दिखाई देता है? अब काम ये वाला कर रहा है या नहीं? ये वाला काम तो छीन लिया। कंफर्म। अब कंट्रोलर तो नहीं है। जैसे ये वाला काम छीन लिया तो देखो इसके नाम में तो आज भी ये शामिल है, क्योंकि संविधान में शामिल था। एक भी शब्द नहीं हटा सकते, क्योंकि स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 148। कंफर्म। तो इस शब्द को हटाया ही नहीं जा सकता। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में कौन सा शब्द भ्रामक है, सिर्फ भ्रम उत्पन्न करता है कि यह काम करता होगा। देखो ये सिर्फ भ्रम उत्पन्न कर रहा है या नहीं? ये नियंत्रक तो है नहीं।
अगर नियंत्रक होता तो सरकार को पैसे क्यों बेजा खर्च करने देता, कहता रुक जाओ, आप ये खर्च नहीं कर सकते, ये लाइट 2000 की है, 10,000 में कैसे खरीदोगे। अगर ऐसा कहता तो नियंत्रक होता, और इस बात को जब अकाउंट पर चढ़ा देता और वेरीफाइड कर देता तो क्या हो जाता, महालेखा परीक्षक। तो इस समय काम किस चीज का कर रहा है, महालेखा परीक्षक का। कब से, 1967 से। कंफर्म। तो कौन सा पद भ्रामक दिखाई दिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, नियंत्रक का पद भ्रामक होगा। कंफर्म, सिर्फ इल्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, भ्रम पैदा कर रहा होगा। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में नियंत्रक पद भ्रामक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में नियंत्रक का पद, नियंत्रक का पद भ्रामक होता है। हो गया। अगर पूछे नियंत्रक के रूप में क्या करता था, तो जनता के धन का संरक्षक। कंफर्म। पूछे महालेखा परीक्षक के रूप में करता क्या है, देखो महालेखा परीक्षक के रूप में क्या करेगा, केंद्र सरकार ने जितने पैसे खर्च किए थे जांच करेगा या नहीं, उनके खाते की। खाता का मतलब क्या होता है, आपने साल भर जो भी खर्च किया, तो सिर्फ खर्च ही तो नहीं लिखते हो, पैसे का आना और जाना दोनों लिखते हो या नहीं। गड़बड़ दिखाओगे, आए 10,000 रुपए और चढ़ा दिए 2,000 रुपए, तो देखेगा पहले कि ये 10,000 कहां से आए। तो आपने दिखाया कि मैंने 10 कुंटल गेहूं बेचा था तो 2,000 रुपए आएगा। ठीक, कहेगा बेवकूफ बना रहे हो, 10 कुंटल बेचने पर 12,000 आने चाहिए थे, 2,000 क्यों चढ़ा दिए। खाते की गड़बड़ी पकड़ी या नहीं पकड़ी। दूसरा काम देखेगा कि इस काम को करने में 50,000 रुपए लग गए, पूछेगा किस काम को करने में, तो आपने बताया कि यहां से दिल्ली गया और दिल्ली से यहां आया, 50,000 लग गए। कहेगा 50,000 लगे थे या 500 रुपए लगे थे, क्योंकि शीला दीक्षित सरकार ने यही किया था। देखो ये वाली लाइट 10,000 रुपए की है, उसने कहा ये वाली लाइट तो 1,000 रुपए की है, 10,000 की कैसे हो गई। दोनों चीजों की जांच कर रहा है या नहीं। पैसे जो आप बताओगे कि इतने पैसे आए, तो चेक करेगा सचमुच इतने ही आए या इससे ज्यादा आने चाहिए थे। इससे ज्यादा आए इसका मतलब आप रास्ते में खा चुके हो। कंफर्म। मिस सरकार की संपत्ति या देश की संपत्ति को आपने कहीं कौड़ियों के भाव नीलाम किया होगा, तो रिपोर्ट बनाएगा या नहीं। ठीक, तो देखो महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य क्या करेगा, बिल्कुल चेक कर रखा और रिपोर्ट सदन में रख दी है। लेकिन एक मुसीबत हो गई इस बार इसकी रिपोर्ट में। कहता है कि हाँ देखो क्या मुसीबत हो गई, कहता है राफेल की डील x रुपए में थी, लेकिन भारत सरकार ने XY में फाइनल कर दी, और भारत सरकार ने जब XY में फाइनल की तो Z का फायदा हो रहा है, और अगर पहले वाले में होता तो C का घाटा हो जाता। देख लो कहां क्या हुआ, इस बार ये कर दिया। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हवाला पूछा गया क्यों, तो बताया गया जो रक्षा तैयारियां होती हैं इनकी पूरी जानकारी हम नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि राफेल में अगर हमने कुछ स्पेशल मिसाइल लगा रखी हैं, कुछ मिसाइल तो दिखाई जा रही होती हैं कि देखो इसमें तो सिर्फ ये मिसाइल हैं। कंफर्म। लेकिन राफेल में 3 आपने ऐसी मिसाइल इंपोज कर रखी हो जिसने इसकी मारक क्षमता को 500 किलोमीटर बढ़ा दिया है। दुश्मन के नजर में तो यह मारक क्षमता 200 किलोमीटर है, लेकिन एयरफोर्स को पता है ना कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, 500 किलोमीटर। तो यह बात हम डिस्क्लोज नहीं होने दे रहा चाहते कि किसी को यह पता चले कि किस किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। जब राहुल गांधी की सरकार के समय में यह राफेल डील की गई थी समथिंग 500 करोड़ में, उस समय यह हथियार नहीं लिए गए थे, ये जो दिखाई दे रहे हैं मिस सिंपल प्लेन दिया जा रहा था। आप अपने यहां लाकर जो भी मिसाइल लगानी है या जो भी हथियार लगाओगे वो आप लगाओगे, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, वेल वेरीफाइड फुल प्रूफ प्लेन चाहिए जो आप यूज करते हो। जितने इसके इक्विपमेंट हैं, जितनी मिसाइल हैं और जितने हथियार इस्तेमाल में आते हैं वो आप सारे लगा कर दोगे।
जब सारे लगा कर देंगे तो जायज सी बात है फिर इसकी कीमत 1600 करोड़ होनी शुरू हो जाएगी। कंफर्म, ये जो सामान है उनकी कीमत है। दूसरी खास बात, ये कीमत आज से 10 साल पहले की इन्होंने डिस्कस की है। 10 साल बाद की कीमत में देखो अंतर क्या होगा। आज से 10 साल पहले जो जमीन का टुकड़ा आपको 2 लाख में मिल रहा था, आज उस जमीन के टुकड़े को खरीदने जाओ कीमत कितनी है? 20 से 25 लाख रुपए। लोग बताते थे देखो ये वाला जो था 10,000 में मिल रहा था, मेरा दिमाग खराब था मैंने लिया ही नहीं, आज इसकी कीमत तो लाखों में है। किसी ने पूछा कितना, तो कहे 10-20 लाख रुपए है। क्या कीमतें बढ़ेंगी? नहीं, नो डाउट बढ़ेंगी, क्योंकि सर्विस कॉस्ट बढ़ रहा होता है। आप लगातार महंगाई भत्ता बढ़ा रहे होते हो तो इनके पास भी जो वर्कर हैं उनका भी तो महंगाई भत्ता बढ़ेगा, कंपनी का मेंटेनेंस चार्ज बढ़ेगा, मिसाइल की कीमत बढ़ी होगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई होगी या नहीं? 10 साल पहले जो इसमें टेक्नोलॉजी थी इस राफेल में, 10 साल बाद की टेक्नोलॉजी अपग्रेड टेक्नोलॉजी है, तो अपग्रेड टेक्नोलॉजी का पैसा तो लगेगा। कंफर्म? हाँ, बस ये है कि इस बार इसने XY CY ZY कर दिया है, तो मैंने कोशिश की थी, मुझे नहीं समझ में आया। बाकी लोगों ने भी, कई लोगों ने कोशिश की, समझ में नहीं आया कि राफेल ने क्या कीमत और इन्होंने क्या डिस्कस कर रखी है। हो सकता हो कि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्क्लोज ना किया गया हो। महालेखा परीक्षक के रूप में क्या कर रहा है ये? केंद्र एवं राज्य दोनों के खाताओं की जांच करेगा। कंफर्म? दोनों ने जो अकाउंट बना रखे हैं उनकी क्या करता है? जांच, और यही इसका मेन काम है। केंद्र एवं राज्य के खातों की जांच करता है। कोई पूछे काम क्या है तो कह देना यही काम है इसका। हाँ, अकेला व्यक्ति ही है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पूरी टीम है जनाब इसके पास। ठीक, अंडर में पूरी टीम है। एसएससी का एग्जाम देते हो, मेरिट में कहीं डाउन रहोगे तो यहां भेज दिए जाओगे। डाउन का मतलब ये नहीं कि जैसे सीबीआई एक्सेट्रा सब होते हैं, तो एसएससी के थ्रू जो इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होगी तो आपको महालेखा कार्यालय में भेज दिया जाएगा। हो सकता है आपको उत्तराखंड में पोस्टेड कर दिया गया, तब आप उत्तराखंड में पूरी नजर रखोगे, सरकार ने क्या बजट बनाया, कहोगे रेसिप्ट भेज देना, पर मंथ की पर मंथ रेसिप्ट कलेक्ट करोगे, सरकार ने कितने पैसे खर्च किए और सरकार को कितने पैसे मिले। एक दिन में तो सारा डाटा ऑडिट कर नहीं दोगे, पर मंथ ऑडिट करते चल रहे हो या नहीं? और जहां गड़बड़ी नजर आएगी हिंट करते चल रहे हो, बाद में बता दोगे कि सरकार ने पूरे पैसे जोड़कर बता दिए 50,000 करोड़ का घोटाला। अब ये सरकार समझ ले कितने का घोटाला था, क्योंकि ऑडिटिंग पर डे हो रही है और हर जगह इनके ऑफिसर बैठे होते हैं। ठीक, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा स्टेट या राज्य। जो संघ आप पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5, इट्स अ मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट चैप्टर में इंडिकेट करेंगे या एंट्री करेंगे राज्य, भाग 6। भाग 6 में जो ये राज्य रखा जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है या नहीं, हरियाणा भी। हाँ बोलो। अच्छा हाँ, एक लाइन और लिख लो। अगर ये पूछ दे कि ये कैग अपनी रिपोर्ट कहां पेश करेगा तो संसद में, लाइन लिख लो, कैग अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करता है। कल कोई क्वेश्चन दिया था, मुझे भी याद नहीं है। अच्छा, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, आंसर मिला या नहीं? आंसर मिल गया था, ढूंढा ही नहीं था तो मिलेगा कहां से? क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रहा, आप लोगों को भी हो सकता हो अभी याद आया हो कि कल का क्वेश्चन क्या था। कल क्वेश्चन दिया था ग्राम पंचायत और ग्राम सभा पर, सादाबाद। आंसर पता था? आंसर उसमें ग्राम सभा आएगा। ग्राम सभा आएगा ना? मेरे हिसाब से तो ग्राम सभा ही होगा। आपके हिसाब से या संविधान के हिसाब से? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ग्राम सभा। ठीक है, हमेशा जो होगी संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि गांव में यदि कोई विवादित मामला है
तो उस पर बैठक ग्राम सभा की होगी, ग्राम पंचायत की नहीं होगी। भाग 9 में आएंगे, ग्राम पंचायत भी देखेंगे, ग्राम सभा भी देखेंगे। ठीक, अभी कहाँ हो, भाग 6 में। और भाग 6 के बाद डायरेक्ट आपको जंप लगानी है भाग 9 में। बीच की चीजें हमें नहीं पढ़नी, जहां जहां से जो चीजें पढ़नी आप सिर्फ वही पढ़ रहे हो। तो भाग 6 राज्य। राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश भी एक राज्य दिखाई दे रहा होगा, कंफर्म। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एक्सेट्रा। इस बात की व्यवस्था आर्टिकल नंबर 153 या अनुच्छेद नंबर 152, सॉरी, अनुच्छेद नंबर 152। अगर पूछा जाए राज्य किस अनुसूची का विषय है तो जवाब देना है पहली अनुसूची, कंफर्म। पूछे राज्य किस अनुच्छेद में रखा गया है तो अनुच्छेद नंबर 152। क्लियर सी बात समझ में आई। अनुसूची पूछे तो कहना है फर्स्ट शेड्यूल या पहली अनुसूची। जब अनुच्छेद पूछे तो क्या जवाब दोगे, अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द रखा गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर यहां पर विवाद है, लिखा हुआ है राज्य शब्द से तात्पर्य वही होगा जो संविधान एक्सप्लेन करता है, अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। ठीक, तो अपवाद में जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आपने एक समझौता कर रखा है, एग्रीमेंट। ठीक, तो उसके लिए आपने विशेष क्लॉजेस कर रखे हैं, इसलिए राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत यहां जम्मू कश्मीर नहीं आता, बाकी भारत के सभी राज्य आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ इतना, इट इज ए नॉट इंपॉर्टेंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि चैप्टर शुरू किया था और राज्य से शुरू हुआ था, तो यहां पर अनुच्छेद नंबर 152 से शुरुआत थी। ठीक, नेक्स्ट में अनुच्छेद नंबर 153। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अनुच्छेद नंबर 153 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा आपके लिए। यहां पर एक बात लिखी गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, कंफर्म। लेकिन इसी के साथ एक लाइन और भी जोड़ देती है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। एक तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल दिखाई दे रहा है, किसी वजह से हरियाणा का राज्यपाल न हो। कुछ दिन पहले हरियाणा में राज्यपाल की नियुक्ति होने में लेट था, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ही हरियाणा का चार्ज भी दे दिया गया था, तो 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल नजर आ रहा था, कंफर्म। इस बात की व्यवस्था कहां की जाएगी, आर्टिकल नंबर 153 में। तो लिख लेना प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा 2 या 2 से अधिक दो या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। बता तो रहा हूं, अभी चार्ज दे दिया गया था और काफी दिन तक चार्ज रहा। उत्तर प्रदेश के ही राज्यपाल का चार्ज रहा हरियाणा का काफी दिनों तक। अब जैसे अभी भी है, हाँ दिया जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा चल रहा होता है, जैसे चयन प्रक्रिया चल रही है, लेट है और अभी कोई नाम नहीं मिल रहा, तो संबंधित जो बगल वाला राज्य है उसी को उसका चार्ज दे रहे होते हैं, तो दोनों जगह का राज्यपाल बना सकते हैं। और ये व्यवस्था आर्टिकल नंबर 153 में ही मेंशन है, ठीक। अगर राज्यपाल के बारे में एक लाइन में पूछा जाए कि राज्यपाल क्या है, हमने राष्ट्रपति के बारे में भी मेंशन किया था या नहीं, ठीक। तो राज्यपाल क्या दिखाई देता है, राज्य का प्रमुख है या नहीं, और इसे प्रमुख किसने बनाया, संविधान ने बनाया है। राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति किसने बनाया है, संविधान ने बना रखा है। तो जब राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए राष्ट्रपति क्या है, तो राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है, क्योंकि संविधान ने उसे प्रमुख बनाया है, इसलिए राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ, राष्ट्रपति। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ,
राज्यपाल, क्योंकि संविधान ने इसे प्रमुख बनाया है या नहीं। तो लाइन में लिख लेना, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। हो गया। अब एक खास बात नोटिस करो, जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था, राष्ट्रपति, तो मैंने कहा राष्ट्रपति जब संसद में जाकर खड़ा होता है तो कहता है मेरी सरकार इस साल का बजट पेश करेगी। सरकार को कार्यपालिका कहते थे या नहीं? ठीक, सरकार को हम क्या कह रहे थे? कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका मींस केंद्र सरकार, और राज्य की कार्यपालिका का मतलब राज्य सरकार। जैसे राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार बजट पेश करेगी, इसका मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में थी या नहीं? ठीक, वैसे ही राज्यपाल संसद में जाकर विधानमंडल में खड़ा हो और कहे मेरी सरकार इस साल का बजट पेश करेगी, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें हो गई? राज्यपाल में हो गई या नहीं? इस बात की व्यवस्था नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 15, ठीक, 154, आर्टिकल नंबर 154 लिखना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का मतलब क्या हुआ? राज्य सरकार की सारी शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का मतलब क्या हुआ? राज्य सरकार की सारी शक्ति किसमें होगी? राज्यपाल में। इस बात की व्यवस्था आर्टिकल नंबर 154 में, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और यह चीज हमने कहां देखा था? राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आए थे। 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति थी। आपके असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में। किस अनुच्छेद के द्वारा? आर्टिकल नंबर 53। यहां पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है या नहीं? ठीक, यहां पर 154 दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो यहां पर आपको दिखाई दे गया कि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो इसका मतलब राज्यपाल की अब शक्तियां देखना शुरू कर दें कि राज्यपाल क्या क्या कर सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखना राज्यपाल की शक्तियां। वैसे आज सादाबाद में बड़ी शांति है। इधर अब तक 2 या 4 बार शिकायत आ चुकी होती थी, हिल गया वीडियो, चली गई आवाज, ये हो गया वो हो गया, और कई बार तो बेचारा बड़े थक कर बोलता था। कैसे बोल रहा था उस दिन? हाँ, मतलब लहजा बड़ा, आ रही है सब अच्छे से आ रही है। बिल्कुल, उस दिन का लहजा ही बड़ा प्यारा था। मतलब सारा जो दर्द था वो शब्दों में झलक कर आ लिया था। ठीक, नेक्स्ट इसी में लिखो राज्यपाल की शक्ति। ओके, राज्यपाल की शक्ति में पहली चीज देखो, अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम देकर आओ कंफर्म और सिलेक्शन हो जाती है और किसी व्यक्ति को एसडीएम रिक्रूट किया जा रहा हो, किसी व्यक्ति को डिप्टी एसपी बनाया जा रहा हो, सारे पद दिए जा रहे होंगे, असिस्टेंट सेल टैक्स कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सभी अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। इन सब की नियुक्ति कौन देगा? राज्यपाल। राज्यपाल, क्योंकि देश के काम में ये तो राज्य का काम दिखाई देता है या नहीं? ठीक, तो राज्य के काम में तो राज्यपाल ने नियुक्ति दे दी।
जबकि देश के केस में एसडीएम की जगह डीएम था या नहीं, आईएएस ऑफिसर, ठीक, और आपके डिस्ट्रिक्ट का एसपी भी था आईपीएस। ये क्या नजर आया, आईएएस। इनको नियुक्ति कौन दे रहा था, ठीक, डिस्ट्रिक्ट के डीएम को नियुक्ति दे दी राष्ट्रपति ने, एसडीएम को नियुक्ति किसने दी, राज्यपाल ने। पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर आपको आईपीएस दिखाई देगा, एसपी, तो एसपी के नीचे डिप्टी एसपी की नियुक्ति किसने दे दी, राज्यपाल ने। अगर एक सेल टैक्स कमिश्नर होगा तो सेल टैक्स कमिश्नर को तो राष्ट्रपति भेज दे, असिस्टेंट सेल टैक्स कमिश्नर की नियुक्ति कौन देगा, राज्यपाल। कंफर्म। इसका मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित व्यक्तियों को नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा प्रदान की जाती है। कंफर्म, फर्स्ट पॉइंट पे लिखना। राज्य लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति ये तो पीसीएस का एग्जाम था, लोअर पीसीएस एक्सेट्रा। अब जरा देखो, अगर पीसीएस था तो पीसीएस जे भी होता है या नहीं, पीसीएस जे होगा तो इसका मतलब जज बनेगा आदमी। तो देखो, राज्य न्यायिक सेवा का अधिकारी है या नहीं, अगर पीसीएस जे का एग्जाम हुआ तो इसका मतलब यूपी पीसीएस जे, जे का मतलब जुडिशरी सर्विस का एग्जाम। कंफर्म। तो इस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में ही तो जज बनाएंगे। अगर बीपीएससी में जज का एग्जाम हुआ होता बिहार जे, तो इसका मतलब बिहार में जज बन रहा होगा, हरियाणा में हुआ होता तो हरियाणा में बन रहा होता। कंफर्म। तो ये जो राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, इनकी भी नियुक्ति कौन देगा, राज्यपाल। तो नेक्स्ट में लिखना, राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवा रहा था, राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल दिलवाता था या नहीं, शपथ किसने दिलवाई थी, राज्यपाल ने दिलवाई थी। तो एक खास बात नोटिस यहां पर हम क्या रखेंगे कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल के द्वारा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, सिर्फ मुख्य को, ठीक है, मुख्य को शपथ ये दिलवा दे रहा होगा और अन्य को शपथ कौन दिलवा देगा, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का। ठीक। नेक्स्ट में इसकी शक्ति की बात करें तो देखना, अध्यादेश शब्द आया था प्रेसिडेंट के क्लॉज में। ठीक। जब केंद्र को किसी कानून की आकस्मिक जरूरत थी तो अध्यादेश जारी किया था राष्ट्रपति ने। तो यहां पर अध्यादेश कौन जारी करेगा, राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करना, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किस अनुच्छेद में था, 213। और राष्ट्रपति किससे करता था, 123। सही है, अनुच्छेद 200। और इस अध्यादेश की अवधि कितने दिन की होती थी, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। कंफर्म, क्योंकि संसद के सत्र के बीच का हम गैप हम लोगों ने लिख रखा था या नहीं। ठीक। तो अध्यादेश की अवधि, अध्यादेश की अवधि 6 माह प्लस 6
सप्ताह। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल। लिख लेना, राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर। बस एक कॉलम और लिख लो। उम्र कितनी होनी चाहिए राज्यपाल के लिए? 35 वर्ष। राज्यपाल में सिर्फ यही आपके इंपॉर्टेंस थे, बाकी कोई ऐसी खास बातें नहीं पूछ रहा होता। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे संसद में बजट किसने पेश करवाया था? राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति के नाम से बजट पेश हुआ था या नहीं? तो राज्य की विधानमंडल में बजट किसके नाम से पेश होगा? राज्यपाल के नाम से। कहीं लिख लेना, विधानमंडल में बजट राज्यपाल के नाम से पेश होता है। विधानमंडल में बजट, विधानमंडल में बजट राज्यपाल के नाम से पेश किया जाता है। विधानमंडल में बजट राज्यपाल के नाम से पेश किया जाता है। हो गया? ठीक। एक उम्र वाला कॉलम जो है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ ले रहा होता है। एक उम्र का कॉलम आपको 35 वर्ष दिखाई देता है या नहीं? देखो 35 वर्ष पर कौन कौन आए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। ये तीन होंगे जिनके लिए उम्र कितनी बताई गई है? न्यूनतम कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलम आपको संविधान में कई जगह दिखाई देगा 30 वर्ष। जब 30 वर्ष का कॉलम दिखाई दे तो राज्यसभा सदस्य, और विधान परिषद सदस्य के लिए उम्र का कॉलम होना चाहिए 30 वर्ष। एक उम्र का जिक्र किया जा रहा होता है 25 वर्ष। 25 वर्ष में लोकसभा सदस्य बनने के लिए, मीन्स अगर अब आपको सांसद का इलेक्शन फाइट करना है लोकसभा का, तो उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो लोकसभा, साथ में अगर विधायक का इलेक्शन लड़ना चाहते हो, मीन्स विधानसभा सदस्य का, तो इसकी उम्र भी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो इसका मतलब अगर अब आपसे पूछ दे कि मंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र, तो 25 ही, क्योंकि यही तो मंत्री बनेंगे या नहीं? ठीक। तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष दिखाई दे रही होगी। साथ में कुछ स्थानीय निकाय हैं। स्थानीय निकाय का मतलब नगर निगम। आगरा में नगर निगम है ना, तो नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है महापौर। कंफर्म? नगर निगम का अध्यक्ष हो, ठीक। उसके बाद जिला पंचायत का अध्यक्ष हो या नगर पंचायत का अध्यक्ष हो। ये जितने अध्यक्ष दिखाई देंगे, इनकी उम्र भी कितनी होनी चाहिए? किसकी? किसकी? अभी तक जितने आपने लिखे, ये रिटायरमेंट उसी दिन होंगे जिस दिन चल बसे अपने कार्यकाल के दौरान। ठीक है। देखो इतनी मेहनत से तो यार रेड बत्ती मिली है। ओके, देखो बड़ी मेहनत से इन्हें लाल बत्ती मिल रही होती है, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देंगे। ठीक है। देखो अगर रेड बत्ती लेनी हो तो दो तरीके हैं, या तो सिलेक्शन, आईएएस बन जाओ, या इलेक्शन। भाई या सिलेक्शन या इलेक्शन। अब इससे भी नहीं मिलती तो एम्बुलेंस रही, रास्ता चुन लेना। या सिलेक्शन या इलेक्शन हो सकता है, और उसके बाद जब कुछ न मिले तो एम्बुलेंस तो होगी। हार्ट अटैक हुआ तो भी तो चली रही होगी एम्बुलेंस, अत्ती बत्ती लगाकर। ठीक है। तो वो भी नहीं तरीका है, एम्बुलेंस चलाना शुरू करो। लाल बत्ती है, इधर से उधर तक कहीं भी चलाओ, कोई चलान। क्या नीली है तो सही ना बत्ती?
जरा लगा लो तो किसी और गाड़ी पर, किसी अन्य कार पे जरा वो ब्लू वाली लगा के चलना, देखो पता चल ले। अब ये बात अलग है, आपने ले ली एम्बेसडर और लिख दिया एम्बुलेंस, और उसके ऊपर नीली बत्ती लगा रखी और एम्बुलेंस इतना छोटा सा लिख रखा है। एम्बुलेंस का भी क्राइटेरिया पूरा करना होगा। उसने पूछा पेशेंट को कहां सुलाओगे, तो इतनी सी सीट थी, कहो पैर बाहर निकाल दूंगा, सर इधर लगा दूंगा और यूं ही लिए चला जाऊंगा। कहे ऑक्सीजन, कहे उसका पता नहीं डिग्गी में लगा रखी है, कहे पानी, कहे पकड़ा दूंगा इसे ही हाथ में। ठीक, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्राइटेरिया पूरा करना होगा। तो बत्ती लेने का यही तरीका है, या तो सिलेक्शन या इलेक्शन, या अंतिम में एम्बुलेंस तो है ही है। ठीक है, एज का क्राइटेरिया कितनी बातें करते हो सादाबाद, मैं भी शामिल हो जाऊं? चलो, दूरी है। यहां पर देखें 25 वर्ष का कॉलम आपको दिखाई दिया लोकसभा अध्यक्ष विधान में। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो जितने स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय, तो स्थानीय निकाय का मतलब क्या हुआ? नगर निगम, जिला पंचायत, ठीक, इनके अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की उम्र का कॉलम भी 25 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट में आ जाओ 21 वर्ष। 21 वर्ष में देखो कौन हो सकता है? ग्राम पंचायत के सदस्य, और ये जो स्थानीय निकाय के सदस्य दिखाई दे रहे हैं ये भी कंफर्म, तो इन्हें यहां पे रख लो। और गांव का ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक, तो जो आपके ग्राम प्रधान या सरपंच है उसे यहां लेकर चले आना, मीन्स जिसे आप कहते हो गांव का प्रधान या सरपंच। हाँ, वो कराऊंगा जब भाग 9 का मैं आऊंगा। तो भाग 9 में जैसे हम पहुंचेंगे वहां सारी चीजें पढ़नी है। महापौर को ही आप मेयर कह रहे होते हो, ठीक, मेयर इंग्लिश शब्द है, हिंदी में कहोगे महापौर, और ये आपको दिखाई देगा जहां नगर निगम होंगे। ठीक, तो जो गांव का प्रधान या सरपंच होगा उसकी उम्र 21 वर्ष। नेक्स्ट, ये जो स्थानीय निकाय के सदस्य दिखाई दे रहे थे, स्थानीय निकाय सदस्य। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत में वार्ड भी इलेक्शन हो रहा होता है या नहीं? एक तो सरपंच होगा और एक वार्ड सदस्य होंगे, तो वार्ड सदस्य की उम्र भी सभी वार्ड सदस्यों की, चाहे वो स्थानीय निकाय के हों या ग्राम पंचायत के हों, उम्र कितनी होनी चाहिए? अब एक बेचारा बच गया, 18 वर्ष। कौन बचा? मतदाता। ठीक, एक लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि देखो पहले ही बता रखा है संविधान ने, मत देना, यही लिखा हुआ है नहीं, लेकिन वोट देनी चाहिए क्योंकि आप देश में एक जिम्मेदार सरकार का निर्माण कर सको, वरना दिखाई में तो लगता है मतदाता मीन्स मत देना, कहते ना अपना मत देना, तो वही बात हुई कि अपना मत देना। ठीक है, हाँ, बहुमत देना राहुल गांधी के शब्द में तो बड़ा ही चला हुआ था। ठीक है, चलो यहां तक ये कॉलम समझ में आया या नहीं? राज्य शब्द में इसके बाद हम राज्यपाल के साथ नेक्स्ट देखेंगे। जैसे राष्ट्रपति को अगर कार्य करना हो तो उसकी सहायता कौन करता था? मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल के भी कार्य में सहायता के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। ठीक, राज्यपाल भी अपने सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। तो नेक्स्ट में आर्टिकल नंबर 163 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा आपके लिए, अनुच्छेद 163। राज्यपाल की कार्य में सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अब स्टेट के मुख्यमंत्री को ले आए, आर्टिकल नंबर 164 अनुच्छेद नंबर 164। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को
नेता को मुख्यमंत्री, ब्रैकेट में लिख लेना सीएम, मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अब अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री पद किस अनुच्छेद में रखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 164 में, देखो मुख्यमंत्री यही मिला या नहीं। नायक फिल्म कितने लोगों ने देख रखी है? अच्छा, उसमें देखो आर्टिकल नंबर 164 ही बताया जा रहा था। कंफर्म, जैसे वो चैलेंज करके आ जाता है, क्या एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनोगे, कहता है या नहीं। तो जैसे आता है तो पूछा जाता है कैसे तुम चैलेंज कराए, तो पूछता है जरा देखो क्या संविधान में इस बात की कहीं व्यवस्था है, इसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो एक शख्स बताता है सर बिल्कुल व्यवस्था है। मुख्यमंत्री उसे जब बनाया जाता है तो देखो यहां से किस तरीके से, इस समय उत्तर प्रदेश में बहुमत दल कौन है? बहुमत में बीजेपी सरकार है या नहीं? ठीक, आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने से गुजरो और गुजरते समय बहुमत दल को यह लगा कि भाई ये होगा हमारा नेता। बात समझ में आई या नहीं? बहुमत में कौन सी पार्टी दिखाई दे रही है? ठीक, और इस बहुमत वाली पार्टी ने आपको अपना नेता मान लिया, आपका नाम राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा और राज्यपाल आपको शपथ दिलवा देगा। ठीक, जैसे राज्यपाल ने शपथ दिलवाई आप इस स्टेट के मुख्यमंत्री होगे। जरूरी नहीं कि आप विधायक हो, क्योंकि स्पष्ट रूप आर्टिकल नंबर 164 क्या कहता है, राज्यपाल बहुमत दल के नेता को, और बहुमत दल ने आपको अपना नेता मान लिया। कंफर्म, तो 6 महीने का समय दिया जाएगा आपको कि आप विधायक का चुनाव लड़के आकर विधानसभा के सदस्य बन जाओ। अगर आप विधानसभा के सदस्य नहीं बनते हो तो 6 महीने के बाद पढ़ाई लिखाई की कोई एबिलिटी नहीं होती है? नहीं, कोई नहीं है। ये लोकनायक या जननायक बनने के लिए कोई एबिलिटी नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है। इसलिए नहीं रखा गया है कि हो सकता है कि मैं और आप सोचे कि चलो एमएससी कर रखी है फॉर्म भर दें, और लगता है मुझसे और आपसे ज्यादा गांव में कोई एक ऐसा शख्स था, चाहे वो भैंस चरा रहा था, उसने पढ़ नहीं रखा था, उसे लगा मुझे लोगों की सहायता करनी है और मैं लड़ूंगा इलेक्शन। उस क्षेत्र की पूरी जनता ने उसे वोट दे दिया कि ये हमारा विधायक होगा, तो नो डाउट वही होगा। ठीक, और उसकी कार्य में सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद रही, तो अगर मंत्री होगा तो जाहिर सी बात है लोग उसकी सहायता कर रहे होंगे। ऑफिसर्स रिक्रूट हैं या नहीं, तो ऑफिसर उसे बताएंगे कि सर ये काम वो काम, वो जनता के लिए काम कर रहा होगा। तो मुख्यमंत्री पद की अगर योग्यता की बात की जाए तो सिर्फ एक योग्यता, बहुमत दल का नेता होना चाहिए। तो देखो जब आप नायक फिल्म देख रहे थे तो बहुमत में जो पार्टी थी उसने एक दिन के लिए उसे अपना नेता मान लिया था या नहीं, तो राज्यपाल उसे शपथ दिलवा देता है। तो आर्टिकल नंबर 164 वहां पर बताया जा रहा था कि बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होगा। इस समय बहुमत दल बीजेपी में है, तो बीजेपी में बहुमत दल का नेता कौन है? योगी जी। ठीक, तो योगी इस वक्त मुख्यमंत्री है। अचानक आज रात को मीटिंग हो कि इनकी जगह में किसी दूसरे शख्स को बनाना है मुख्यमंत्री, तो क्या अगले दिन चुनाव होगा? नहीं होगा। बहुमत दल किसी दूसरे शख्स का नाम आगे कर देगा कि ये हमारा नेता है, अगले दिन दूसरा मुख्यमंत्री होगा। तीसरे दिन लगा कि गलत शख्स को बना दिया, हम इस शख्स को अपना नेता मानते हैं, तो उसे हटाकर तीसरे को बना देंगे। कंफर्म, जिसे बहुमत दल अपना नेता मान ले वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा, वो आप भी हो सकते हो। एक शख्स था ना कोई जगदंबिका पाल, कोई नाम भी नहीं जानता था और उसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने रातों रात सीएम बना दिया था। एक विधायक था और किसी को नहीं पता था ये जगदंबिका पाल कौन है, निर्दल विधायक था, कहा मैं बना लूंगा सरकार, और उस समय शायद बीजेपी की सरकार गिरी हुई थी। तुरंत राज्यपाल ने क्या किया, उसे मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का, रातों रात बन गया मुख्यमंत्री, क्योंकि उसने दावा किया था कि मेरे पास बहुमत है। बहुमत नहीं सिद्ध कर पाया, 2-3 दिन में इस्तीफा दे दिया कि नहीं मेरे पास बहुमत नहीं है, रह गया 3 दिन मुख्यमंत्री। तो दावा होना चाहिए, यह राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार है। और लिखा जाता है राज्यपाल चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा दल होगा उसको पहला निमंत्रण देगा कि आप आकर सरकार बनाइए।
ठीक, तो जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव कंडक्ट होंगे तो जो सबसे बड़ा दल होगा उसे पहला निमंत्रण जाएगा कि आप सरकार बना सकते हो। तो जैसे जाओगे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा देगा, कहेगा अब आप अपना बहुमत जो है मैंडेट सिद्ध करने का आपको 2 या 3 दिन का समय दिया जाता है। हो सकता हो 15 दिन का समय दे दे कि आप 15 दिन में अपना बहुमत सिद्ध करें मैंडेट। अगर नहीं सिद्ध कर पाए तो इस्तीफा देना पड़ेगा। कंफर्म। नेक्स्ट टॉपिक कल करते हैं।